जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज घटना चक्र बुक से संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का कुछ प्रश्न लाया हूं और ये आज पहला वीडियो है। और पहले वीडियो में भारतीय संविधान से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और पूरी वीडियो भारतीय संविधान से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो घटना चक्र बुक में जो प्रश्न दिए हुए हैं उस सारे प्रश्नों को हम धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। आज इसमें लगभग 32 से 35 क्वेश्चन होंगे, 2-3 चैप्टर मिला करके। इसी तरह प्रत्येक चैप्टर वाइज में आपको ये प्रश्न लाता रहूंगा। आज संवैधानिक विकास से, भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्न लाया हूं। तो यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। और यदि किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, पीडीएफ लिख करके सेंड करें कमेंट बॉक्स में, तो मैं पीडीएफ भी बना करके डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो जैसा कि आप जानते हैं कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो 1773 के तहत 1774 में स्थापित हुआ था और इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और इसके पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। तो अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैं डिटेल नहीं करवाऊंगा इसलिए कि डिटेल ही ये प्रश्न दिया हुआ है। एक चैप्टर का हर एक्ट के बारे में इसमें प्रश्न दी हुई है, इसलिए इसमें डिटेल नहीं करवाऊंगा, केवल क्वेश्चन आंसर, और कहीं लगेगा तो मैं बताते चला जाऊंगा। इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये यदि देख लें, थोड़ा छोटा करना होगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहा जा रहा है क्या कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बी में, सी में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, डी में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। सूची 2 में दिया हुआ है। 1 में नियामक अधिनियम 1773, 2 में पिट्स का भारत अधिनियम 1784, 3 में चार्टर्ड अधिनियम 1813 और 4 में चार्टर अधिनियम 1833। यदि यहाँ पर देखें ऑप्शन ए, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? नियंत्रण परिषद की स्थापना ए का 2 हो जाएगा, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, एक का 2, ए का 2 हो जाएगा नियंत्रण परिषद की स्थापना। अगली क्वेश्चन, अगली ऑप्शन की ओर, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अभी देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के तहत हुआ था। 74 में एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो ये आपको इंग्लिश मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति कब हुई? तो ये चार्टर्ड एक्ट 1813 के हुई। 3 हो जाएगा सी का। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई? कानूनी सदस्य की नियुक्ति तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत हुई। तो ये ऑप्शन बहुत आराम से मिल गया। तो ये आंसर क्या होगा? 1 का 2 और बी का 1, 1 का 2, बी का 1। ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर,
क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे पड़ी थी? 1813 का चार्टर्ड एक्ट का था, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है 2 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत अंग्रेजी शिक्षा का नींव धरी थी भारत में, और 3 में प्राच्य विद एवं आंग्ल विद विवाद के कारण अंग्रेजी शिक्षा का नींव धरी थी। तो इसमें से क्या होगा? निश्चित एक पॉइंट को प्रयोग करके सही उत्तर चुने। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों है जो सही है। 1813 का चार्टर्ड एक्ट के तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव धरी गई थी, नींव रखी गई थी, जब 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए बात रखी गई थी, ठीक है। और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत भी ये नींव रखी गई थी, प्राच्यविद एवं आंग्लविद के जो विवाद हुआ था उसके तहत भी। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। तो 1 लाख रुपया 1813 के तहत रखी गई थी, और 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जबकि ऑप्शन नंबर 3 को देखें, प्राच्यविद 1828 से 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था भारत का गवर्नर जनरल, और भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया, और भारत में आंग्ल शिक्षा की समर्थकों के नेता थे ट्रेविलियन। आंग्ल शिक्षा के समर्थक के नेता कौन थे? ट्रेविलियन। जबकि प्राच्य शिक्षा के समर्थक के नेता कौन थे? H.T. प्रिंसेप। H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, H.T. प्रिंसेप, और आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे ट्रेविलियंस। तो अगली क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद में ने चाय और चीन को छोड़कर चाय और चीन के से व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? किस अधिनियम के तहत? चाय और चीन को छोड़कर। तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत, बी में 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत, और सी में 1823 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत, और डी में 1873 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, आप लोग बताइए। तो मेरा ऑप्शन होगा 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत। इसमें चाय और चीन को छोड़कर बाकी सारे व्यापारिक अधिकार, कंपनी का व्यापारिक अधिकार ब्रिटिश संसद ने छीन लिए थे, केवल चाय और चीन को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले। अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कह रहा, चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस कथन में 3 दिए हुए हैं, इनमें देखें कौन सही है कौन गलत है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में ये कहा है। तो 1813 में तो ये सही है, ये तो हुआ था ही। दूसरे को देखते हैं, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 देखें, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये गलत है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में अभी नहीं आया था, तो ये गलत है। तो कौन सा कथन मेरा सही होगा? आंसर मेरा क्या होगा? इसमें 5 का आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 सही हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये 2 काम हुए थे। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चले। 6 में कह रहा है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम के तहत? तो ये हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया। तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत, ऑप्शन बी में चार्टर एक्ट 1800
1953 के तहत, ऑप्शन सी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, या ऑप्शन डी में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा, चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत एक धारा दिया गया है, धारा संख्या 87 में, उसमें कहा गया है किसी भी भारतीय अथवा क्राउन को देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम या कलर के स्थान पर कंपनी और अधीन पद पर अथवा सेवाओं के अयोग्य नहीं माना जाएगा। किसी सरकारी सेवा में या कोई कंपनी में उसको अयोग्य नहीं माना जाएगा कि वो भारतीय है या विदेशी है। इस आधार पर नहीं माना जाएगा कि वो किसी और धर्म का है, कहीं और जन्म स्थान उसका है, वंश क्रम है, या उसका कलर काला है या गोरा है। इस आधार पर नहीं माना जाएगा उसे, इससे वंचित नहीं किया जाएगा कि आप सरकारी नौकरी नहीं ले सकते हैं या किसी कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं। तो 1833 के अधिनियम के तहत ही ये प्रावधान लागू किया गया था। तो अगली क्वेश्चन क्यों चले, क्वेश्चन नंबर ये अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम के द्वारा। ये अगला चैप्टर है क्या, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम के द्वारा जो कुछ अधिनियम पारित हुए थे ना ब्रिटिश शासन के द्वारा, उस अधिनियम से कुछ प्रश्न बनाए हैं उस चैप्टर से, तो उसको देख लेते हैं। उससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, उसको हम लोग देख लेते हैं। चले, तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुआ था? बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी? तो जैसा कि आप जानते हैं, बजट पर बहस करने की शक्ति, पहले ऑप्शन नंबर ए में क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में, और भारतीय शासन अधिनियम 1909 में और 1919 में। सी में 1909 है और 1919 है डी में। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, भारत परिषद अधिनियम 1892 में। 1892 में ये अधिकार दिया गया था भारतीयों को, विधान परिषद में जो बजट होगा उस पर आप बहस कर सकते हैं और उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यह अधिकार भारतीयों को दिया गया था 1892 के अधिनियम के तहत, बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, परंतु मतदान देने का अधिकार नहीं दिया गया था। बजट पर मतदान देने का अधिकार नहीं दिया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? क्या बोल रहा है यहाँ पर ऑप्शन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892 के तहत, बी में मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के तहत सी में, और डी में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो मेरा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग भी बताइए, आप लोग करते चलिए आंसर और देखिए कितना सही होता है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर सही होगा। मिंटो मॉर्ले सुधार 1909 के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी भारत में ब्रिटिश द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था 1909 के तहत। अगली क्वेश्चन क्यों चले, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में क्या संघीय न्यायालय की स्थापना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी कौन से अधिनियम के द्वारा? 1861 के अधिनियम के द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, या डी में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बोल रहा है, संघीय न्यायालय की स्थापना। तो संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। और
संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 में किया गया था। स्थापना किया कब गया था? अक्टूबर 1937 के द्वारा 1937 में स्थापित किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में स्थापित हुआ था। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें थोड़ा प्रश्न अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, उसको हम लिख करके कुछ जहाँ नहीं दिख रहे तो वहाँ लिख दिया हूँ। कह रहा भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी, या भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, सो पूछ रहा है। तो अभी हमने बताया भारत में किस संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। किस अधिनियम से हुआ था पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। 1935 के अधिनियम से हुआ था, लेकिन कब हुई थी? तो 1937 में हुई थी। यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। कह रहा है कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, परंतु किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। तो अलग अलग प्रश्न है, यही तो समझना है दोस्तों, यहीं पर गलती होती है। यह स्थापना कब हुई थी पूछी है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। 1937 में भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 5 में है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन, इस बात को समझने की जरूरत है। कहा केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा, अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? द्वैध शासन देख लीजिए। तो केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 में। एक है द्वैध शासन जो भारत सरकार अधिनियम 35 के द्वारा, और जबकि प्रांत में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, और उससे 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता को प्रांत में द्वैध शासन को हटा दिया गया और वो द्वैध शासन केंद्र में लगा दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। अगली क्वेश्चन को चले। क्वेश्चन नंबर, द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? द्वैध 5 में कह रहे हैं द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? तो द्वैध शासन का मतलब हो गया 2 भागों में बांट देना, एक आरक्षित रिजर्व और एक हस्तांतरित विषय। एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय, ये द्वैध शासन का मतलब है। अगले क्वेश्चन को चले। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन? फिर वही प्रश्न, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें से आप ऑप्शन लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर मेरा सही हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर क्या है? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1919 की कौन सी प्रमुख विशेषता है, सो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तो 1919 में प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, सही था, द्वैध शासन प्रांत में लगाई गई थी 1919 में, जबकि केंद्र में 1935 में द्वैध शासन लागू किया गया था और प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था 1935 में। 19 में लगाया गया था प्रांत में, तो ये मेरा ऑप्शन सही होगा, ए सही है। मुसलमानों के पृथक संप्रदाय निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, तो आपने देखा था कि मुसलमानों के जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल है, जो भारत सरकार अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार 1919 के तहत लगाया गया था, 1909 के तहत लगाया गया था, सॉरी, मॉर्ले मिंटो सुधार मॉर्ले 9 के तहत मुसलमानों के लिए पृथक संप्रदाय निर्वाचन मंडल का व्यवस्था की गई थी। तो 1919 में तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 को देखें,
केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। ये भी 1919 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। तो इसमें कौन कौन सा आंसर मेरा सही होगा? ऑप्शन तो मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है। अगली क्वेश्चन को चले, अगली क्वेश्चन नंबर 8 में, या ऐसे देखे तो 14 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 8 है दूसरे चैप्टर का। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। द्विसदनीय विधान पालिका के बारे में बोल रहा है। तो भारतीय विधान पालिका द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई विधान पालिका द्विसदनीय? ऑप्शन यदि हम देखें, ऑप्शन नंबर ए में है 1892 में भारतीय काउंसिल एवं एक्ट द्वारा, ठीक है, या 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, सी में 1919 के भारतीय अधिनियम द्वारा, 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो कब भारत के विधान पालिका द्विसदनीय, इस बात को समझिए, द्विसदनीय, एक द्वैध शासन था और ये द्विसदनीय है। इससे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। द्वैध शासन, द्वैध शासन दो प्रकार के शासन, एक आरक्षित वर्ग, आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय, तो वे द्वैध शासन हो गया। जबकि द्विसदनीय हुआ, एक ऊपरी सदन और एक निचली सदन, इसको क्या बोलते हैं? द्विसदनीय। तो ये कब विधान पालिका या केंद्र में कब द्विसदनीय लागू किया गया था? तो केंद्र में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्विसदनीय लागू की गई थी या बनाई गई थी, द्विसदनीय बनाई गई थी, ठीक है, विधान पालिका के लिए। तो द्विसदन में एक ऊपरी सदन होता है जिसे राज्य परिषद कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता है। इसमें 5 वर्ष तक के इसके सदस्य बने रहते हैं। 5 वर्ष के लिए होता था द्विसदनीय में, ऊपरी सदन 5 वर्षों के लिए होता था और इसमें 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकार के होते थे, 20 सदस्य। और एक निचली सदन हुआ करती थी जो, जिसे हम केंद्रीय विधानसभा कहते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। ये 3 वर्षों के लिए होता था। तो द्विसदनीय समझ में आ गया, केंद्र में द्विसदनीय 1919 के तहत और केंद्र में द्वैध शासन 1935 के तहत, और प्रांत में द्वैध शासन 1919 के तहत, जबकि प्रांतीय स्वायत्ता बोलेगा तो 1935 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, 1919 के तहत। अगले क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 9 में, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय? तो वही चीज है द्विसदनीय, अभी हम ऊपर में डिस्कस किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। अगली क्वेश्चन को चले, 1919 के एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये घटना चक्र बुक से है, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न यहाँ पर घटना चक्र की बुक से मैं अपडेट कर रहा हूँ, लाया हूँ। यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों सपोर्ट कीजिए, और मैं इसी तरह से मैं लाता रहूँगा। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस वीडियो को जारी रखा जाए, और ऐसे ही चैप्टर वाइज प्रश्न लाइए तो मैं लाऊंगा, हर दिन लाने की कोशिश करूँगा। 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, इस तरह से मैं लाने की कोशिश करूँगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अगली क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उनको ये शक्ति कहाँ से मिली है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में कहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, बी में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, सी में भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, और डी में भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जारी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर सही होगा। भारत सरकार 1935 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं।
तो ब्रिटिश भारत में, और यदि ब्रिटिश भारत में जो अध्यादेश जारी करते थे राष्ट्रपति, तो 1861 के अधिनियम के तहत हुआ था। गवर्नर जनरल के द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जारी किया जाता था अध्यादेश। 1861 के तहत अध्यादेश जारी की जाती थी गवर्नर जनरल के द्वारा ब्रिटिश भारत में। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता है अनुच्छेद 123 के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 के धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। अध्यादेश कहाँ से प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में धारा 42 और 43 से प्रेरित है अध्यादेश जारी करने का, और भारत के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन क्यों चले, क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है? कौन सा शासन हुआ है केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन? ऑप्शन ए में है 1926 से, बी में 1937 से, और सी में 1945 से। तो नीचे दिए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें मेरा आंसर क्या होगा? 1926, 37 और 45। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। ए और सी सही होगा। केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था 1926 से और 1945 में हुआ था। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 को निर्वाचन की पद्धति लागू की गई थी, तो वो पद्धति किस किस वर्ष लागू, किस उस पद्धति से किस किस वर्ष चुनाव हुआ था, सो पूछा जा रहा है। प्रश्न का मतलब है उस पद्धति से 1926 में हुई थी और 1945 में चुनाव हुई थी। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में जो चुनाव हुआ था 1919 के अधिनियम में जो पद्धति लागू थी, उसी अधिनियम से 1926 में 1945 में चुनाव करवाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए और सी मेरा सही होगा। अगली क्वेश्चन क्यों चले, क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? संवैधानिक निरंकुशता का प्रवृत्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 1909 के भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का बी में भारत सरकार अधिनियम, सी में 1935 का भारत सरकार अधिनियम, और डी में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम के द्वारा प्रवृत्त किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, भारत संघ की स्थापना 1935 के तहत क्या क्या किया गया था? तो भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय, न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि यह 1935 के तहत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमेशा पूछे जाते हैं, वो है मुख्य पॉइंट्स क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। केंद्र में द्वैध शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। द्विसदनीय केंद्रीय विधान मंडल लागू किया गया था, द्विसदनीय, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और प्रांतीय शासन को व्यवस्था लगाई गई थी, प्रांतीय शासन व्यवस्था भी लागू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। प्रांतीय विधान मंडल लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया था। शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया था। फेडरल न्यायालय की स्थापना भी की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो ये मुख्य पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन मेरा सही सी होगा। अगली क्वेश्चन क्यों चले, क्वेश्चन नंबर 13 में, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? अभी हमने बताया कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, वो किस अधिनियम के द्वारा हुआ है? तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। आंसर बताइए। तो आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को चले। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चले। 14 में क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। कौन इनमें से मुख्य विशेषता नहीं है जो 35 में था? अभी हमने बहुत सी चीज बताई 35 में। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ये थी। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित की गई थी। अगली ऑप्शन की ओर चलते हैं। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। ये हमको पता नहीं चल रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको देख लेते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, सही था, प्रांतीय स्वायत्तता वहां किया गया था। भारत सरकार अधिनियम के तहत अद्वैत शासन प्रांत से हटा करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी 1935 के तहत। और डी में है, इनमें प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सी सही है, ऑप्शन डी सही है। तो हमसे पूछा कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, जो अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये सही नहीं है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। कितना आसान क्वेश्चन है, उसको हम बता चुके हैं पहले भी, आप इसे एक बार पढ़ लें। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में संघीय व्यवस्था लाई गई थी। अभी कुछ पॉइंट्स मैं बताया था, उसी में से सब है। और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय व्यवस्था की गई थी और द्वैत शासन लागू किए गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा मेरा। अगली क्वेश्चन को चलें, क्वेश्चन नंबर 16 में है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ कब, अभी सारे पॉइंट्स को मैं बताया हूँ, तो अखिल भारतीय महासंघ किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, आप इसका उत्तर दें जल्दी से। तो इसका उत्तर क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? किस अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन सी में हो जाएगा क्या, 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो इसमें से मेरा आंसर क्या होगा, कह रहा है संघीय शासन व्यवस्था। तो संघीय शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय शासन व्यवस्था लागू की गई थी भारत में। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, तो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? अवशेष शक्तियां, जो बचा खुचा शक्तियां था संघ में, वो किसको दी गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा? किसको दी गई थी? ए में संघीय विधान पालिका को, बी में प्रांतीय विधान पालिका को, सी में गवर्नर जनरल को, डी में प्रांतीय गवर्नरों को। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, गवर्नर जनरल को अवशेष शक्ति जो था भारत के गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगली क्वेश्चन की ओर चले,
क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। 1935 के द्वारा यह स्वीकार नहीं किया गया था। इस ऑप्शन में से कौन नहीं है? एक में है ऑप्शन नंबर बी को देखें, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। सही है, ये स्वीकार किया गया था, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधित्व। एक संघ की योजना का पर विचार, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेशित किया गया था, ये भी सही है। बी और सी, बी सी डी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ए में है कि देश के लिए लिखित संविधान, तो देश के लिए लिखित संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। और हमसे पूछ रहा है कौन सा अस्थायी अवयव नहीं है, तो देश के लिए लिखित संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा इसके अनुसार। अगले क्वेश्चन की ओर चले, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यह भारतीय संविधान का स्रोत है। बी में कह रहा है इसके द्वारा भारत की स्वतंत्रता मिली थी, क्या यह सही है? गलत है। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, ये भी गलत है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। आज भी भारत के संविधान में जो प्रमुख स्रोत है वो कौन है? भारत सरकार, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन ए मेरा सही होगा। 35 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को फिर से मैं पढ़ देता हूँ। 35 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कह रहा है कि संघात्मक सरकार 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना 1935 के द्वारा, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था 1935 के तहत, और प्रांत में द्विसदनीय लागू की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत, और प्रांतीय शासन व्यवस्था लागू हुआ था 1935 के तहत, प्रांत में विधानमंडल लागू किया गया था 1935 के तहत, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन 1935 के तहत, और फेडरल न्यायालय की स्थापना भी 1935 के अधिनियम के तहत ही की गई थी, और संघात्मक सरकार की व्यवस्था 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो अगली क्वेश्चन को चले, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस चैप्टर का एक और चैप्टर में आपको एक और चैप्टर से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन उसमें भी हैं, वो मैं करवाऊंगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था? बर्मा को भारत से किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया था? तो आपको इसमें देख लीजिए कौन सा अधिनियम है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो बर्मा को यानी कि आज का म्यांमार को भारत से अलग तब किया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अलग किया गया था बर्मा को 1937 में। 1935 के तहत 1937 में अधिनियम 1935 के तहत कब अलग किया गया था? तो 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अगली चैप्टर की ओर चलते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां से कुछ प्रश्न बनते हैं, उसको हम देख लेते हैं। कुछ प्रश्न संविधान की जो समिति बैठक कराई गई थी उससे कुछ प्रश्न आते हैं, उसको इस चैप्टर में इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो उस चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा की संघीय व्यवस्था संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? किसका? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन ए में है बी आर अम्बेडकर, बी में जे बी कृपलानी, सी में जवाहरलाल नेहरू, और डी में अल्लादी कृष्णन अय्यर। तो मेरा आंसर क्या होगा? सी आंसर मेरा सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तो मेरा सी आंसर सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। तो थोड़ा कुछ समितियों के बारे में हम जान लेते हैं, कुछ बताना चाहता हूं मैं। ये संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जैसा ही प्रश्न में है। और नियम समिति के
अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर इंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो भी डॉक्टर इंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कुछ सलाहकार समिति थी जिसमें एक में है मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे कौन? जेपी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संघ की शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये कुछ प्रमुख समितियों के बारे में मैं बताया हूँ, इसको ध्यान में रखेंगे। इसी से कुछ प्रश्न मैं इसमें दूंगा। तो अगली क्वेश्चन क्यों चले इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अभी मैंने बताया प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रांत का, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में डॉक्टर इंद्र प्रसाद और डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांत का प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। अगली क्वेश्चन क्यों चले। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के बारे में बोल रहा है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपको पता है। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में ए में कह रहा है डॉक्टर इंद्र प्रसाद थे, बी में जवाहरलाल नेहरू थे, सी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के बारे में कुछ मैं बता देता हूँ। तो प्रारूप समिति की जो सदस्य थे कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला करके कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। कौन कौन थे 7 सदस्य का नाम तो मैं बताता हूँ। एक थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला और बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान। ये 6 थे और एक भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है। एक क्या थे? भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष में। और यदि हम इसमें और क्या देख लेते हैं कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष कौन हो गए? भीमराव अंबेडकर। तो अगली क्वेश्चन क्यों चले। ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा? सी सही होगा। अगली क्वेश्चन क्यों चले हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। अभी हमने बताया तो इसका तो आप लोग आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति का अध्यक्ष। अगली क्वेश्चन क्यों चले। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के तो आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन ए में है पंडित नेहरू, बी में है सरदार पटेल, सी में है बी.एन. राव और डी में है अंबेडकर। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगली क्वेश्चन क्यों चले। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ये प्रश्न को देखें। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति कितने अन्य सदस्य थे? अन्य तो कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। लेकिन कितने अन्य सदस्य थे भीमराव अंबेडकर को छोड़कर?
तो 6, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 6 होगा। उन्हें मिला करके कुल 7 थे। ठीक है, सातों का नाम हमने बता चुका हूँ। एक बार फिर मैं बताता हूँ अन्य 6 का। एक गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्र एवं डीपी खेतान। ये 7, ये 6 थे और एक थे भीमराव अंबेडकर। कुल मिलाकर 7 थे। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और इसमें एक क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि बी एल मित्र के स्थान पर एन एम माधवराव, बी एल मित्र की मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर लाया गया था माधवराव को। और डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु होने के कारण टीटी कृष्णाचारी को लाया गया था। इसमें ये 2 बदलाव की गई थी बाद में प्रारूप समिति में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे, नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चयन करें। एन गोपाला स्वामी थे कि नहीं थे? थे। अल्लाह और बी 2 में है जवाहरलाल नेहरू, नहीं थे। अल्लादी कृष्ण अय्यर, ये भी थे। और 4 में है सरदार पटेल, ये नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे? एन गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्णा अय्यर। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, 1 और 3 मेरा सही आंसर है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था। तो जैसा कि आपको क्या क्वेश्चन कर रहा है, नहीं था। पांडुलेखन यानी प्रमुख समिति के, प्रारूप समिति के बारे में बता रहा है। तो ए में है मोहम्मद सदुल्ला खेतान, जो थे वो नहीं थे, तो वो थे के मुंशी थे। और ए के अय्यर, ये भी थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू थे जो नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। पांडुलेखन समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में है भारतीय संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ये प्रश्न है। तो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन ऑप्शन नंबर ए में है 13 दिसंबर 1946 को, बी में 22 जनवरी 1947 को, सी में 3 जून 1947 को और डी में 29 अगस्त 1947 को। तो इसमें आप लोग भी बताइए आंसर कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को और उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और इस प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यदि इस वीडियो से आप लोग को लाभ पहुंचा हो दोस्तों, और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस तरह से ही वीडियो लाएं और इसे कंटिन्यू करें, चैप्टर वाइज वीडियो लाएं और इसे कंटिन्यू करते रहें। तो मैं अवश्य लाऊंगा और डेली करने की कोशिश करूंगा, चैप्टर वाइज लाऊंगा और हर सब्जेक्ट का ऐसे धीरे धीरे करके मैं चैप्टर वाइज देता चलूंगा। ये बिहार एसएससी के लिए और बिहार दरोगा के लिए, बीपीएससी के लिए, हर एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण होगी ये प्रश्न घटना चक्र का। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा मैं लाऊं और इसके लिए आप लोग को भी मेहनत करनी होगी कि थोड़ा वीडियो शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, लाइक करें। तो अगली क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का चलते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष ए में है सी राजा गोपालाचारी, डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में सी में जेबी कृपलानी और डी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति कौन? झंडा समिति में भी निर्मात्री परिषद के झंडा समिति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी होगा निर्मात्री। देखिए झंडा समिति में 2 थे, एक 2 अप्रैल 1931 में
कराची में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो झंडा समिति के अध्यक्ष चुने गए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कराची में 1931 में हुआ था जो, और अन्य 6 सदस्य थे। परंतु 23 जून 1947 में निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था, और इनके अन्य सदस्य थे अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे झंडा निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष। अध्यक्ष के इनके और सदस्य थे जो हमने बताया, और अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था 1947 में। तो इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें कंटिन्यू दिस वीडियो। इसी प्रकार मैं कंटिन्यू करता रहूं चैप्टर वाइज, वो लिख कर भेजें। रिस्पांस अच्छा रहा तो जरूर करेंगे। तो वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।